एनुअल बोर्ड में एग्जाम्स तो स्टूडेंट्स हर साल दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में इस वाले कोड पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जिसके कारण से हर साल स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। दूसरा रीजन, एक बार आप इस आंसर शीट को देख, ये जो स्टूडेंट है ये इस तरीके से आंसर लिख के आ रहा था, 2 बार एनुअल बोर्ड में फेल हुआ ही, लेकिन जब इसने इस तरीके से आंसर लिखा पास तो हुआ, लेकिन 75% तक नहीं पहुंच पाया। दोबारा इसने एग्जाम दिया और आंसर अब इसने इस तरीके से लिखा, जिसमें इसने फ्लो चार्ट का भी यूज किया और आंसर को इसने पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कर दिया। एनुअल बोर्ड के द्वारा इस बार के थ्योरी एग्जाम में जो पैटर्न चेंज किया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत क्वेश्चन पेपर को टफ बनाया जाएगा या इजी। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है अब इसको ही पूरा बदल दिया गया है। क्वेश्चन में जो आप देखते हो स्टार्टिंग की लाइन जिससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जाती है, इसका मतलब चेंज कर दिया गया है। और अगर जिसको इसके बारे में नहीं पता, चाहे आप आंसर जितना भी अच्छा लिख कर आ जाओ, फेल ही कर देंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, जो जो चेंजेस किए गए हैं एक एक करके आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो एक भी पॉइंट आपसे स्किप नहीं होना चाहिए। मैं मनीष वर्मा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है तो आपने एक चीज नोट करी है, हर क्वेश्चन पेपर के नीचे इस तरीके का एक कोड लिखा होता है। इस कोड का क्या मतलब है आपने कभी सोचा है? एनुअल बोर्ड डिफरेंट स्टेट के लिए और डिफरेंट क्लासरूम के लिए हर तरीके से क्वेश्चन पेपर को चेंज कर देता है, और ना कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर चेंज किया जाता है बल्कि डिफिकल्टी लेवल भी चेंज कर दिया जाता है। इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स के पास जो क्वेश्चन पेपर आता है वो अलग अलग सेट में तो आता ही है, प्लस अलग अलग कोड में भी आता है। लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोड डिफरेंट आ भी गया या इजी हो या टफ हो, आपको करके कैसे आना है। देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि जिस कोड में ESS लिखा होता है या OSS लिखा होता है, यूजुअली ये वाले सेट टफ माने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे सेट भी होते हैं जिसमें ES लिखा होता है या सिंपल S लिखा होता है या SS लिखा होता है या ACV लिखा होता है, ये सेट इजी माने जाते हैं। बस इस बार जो चेंज किया गया है ना, एक बार इसको समझ लीजिए, चाहे आप अक्टूबर मंथ में या अप्रैल मंथ में एग्जाम दे रहे हो, ये दोनों के लिए है। अब ये चेंज क्या हुआ है ये समझिए पहले। देखिए जब क्वेश्चन पेपर आप चेक करोगे तो कई बार देखोगे क्वेश्चन पेपर पे 100 मार्क्स लिखा है, किसी पे 80 मार्क्स तो किसी पे 40 मार्क्स, तो आपको ये लगेगा कि इतने ही मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। जी ऐसा नहीं होता। देखिए होता क्या है, अगर आप क्लास 10th में हो तो जिस सब्जेक्ट में आपने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया है, उस सब्जेक्ट में थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की और TMA के 20 मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं, और इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर आपको 26 मार्क्स लेकर आना होता है पास होने के लिए। लेकिन जिसमें आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है, उस सब्जेक्ट का जो थ्योरी एग्जाम है ये सिर्फ 68 मार्क्स का ही होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे 80 मार्क्स लिखा होता है। एक्चुअल में ये कितने मार्क्स है? ये सिर्फ 68 मार्क्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी 80 में से 17 मार्क्स TMA को दे दिए जाते हैं। 80 का 20% होता है 17, इसलिए क्लास 10th में TMA 17 मार्क्स का होता है और थ्योरी 68 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। अब होता क्या है, इन तीनों को मिलाकर अगर आपके 27 मार्क्स आ जाते हैं तो आप 10th में पास हो जाते हो। 12th का फंडा बिल्कुल अलग है। 12th में जिस भी सब्जेक्ट पे 100 मार्क्स लिखा है, समझ लो उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए थ्योरी 80 की और TMA के 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो 12th में आपको पास होने के लिए 80 में से 26 मार्क्स लेकर आना ही होता है, और अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उस क्वेश्चन पेपर पे 80 मार्क्स लिखा होगा। लेकिन जैसे 10th में अलग है, सेम वैसे ही 12th में भी अलग होता है। तो जो थ्योरी पेपर है वो 80 का नहीं होता, एक्चुअल में वो 64 मार्क्स का होता है। तो अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या पेंटिंग है, डेटा एंट्री या इनमें से क्लास 12th में कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आपके 64 मार्क्स का ही थ्योरी का एग्जाम, ये आपको ध्यान रखना है। थ्योरी में पास होने के लिए आपको 22 मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए विद प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में, और विदाउट प्रैक्टिकल वाले में सिर्फ 26 मार्क्स आगे पास हो जाओगे आप। बट यहाँ पे आप फंस कहाँ रहे हो? क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, वही क्वेश्चन जो घूम कर आ रहा है हर साल, इस बार जब पैटर्न ही पूरा बदल दिया गया, जिसमें क्वेश्चन की डिमांड जो आपसे मांगी जा रही है, अगर वो आपके आंसर शीट में नहीं लिखा ना, तभी आपको फेल किया जा रहा है। तो मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सेक्शन A और सेक्शन B, इन दोनों में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। सेक्शन A में क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ क्वेश्चन, मैचअप वाले क्वेश्चन। आप देख सकते हो इसमें MCQ में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक ऑप्शन जो सही है ये आपको लिखना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में पूरी एक लाइन होती है, लेकिन बीच में से 1 या 2 ऑप्शन हटा दिया जाता है, जो कि आपको खुद फिल करना होता है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी वाले सेक्शन में फंसते हैं कि वो करे तो करे क्या। देखिए सेक्शन A में आपको सिर्फ तुक्का लगाना होता है, अगर आंसर नहीं आता, आंसर आता है तो आप इजीली लिख दोगे। लेकिन सेक्शन जो B है, इसमें आंसर आप बना के भी लिख के आओगे ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सेक्शन A में तो बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आएगा तभी तो लिखोगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। हर साल जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं ना, या जिनके 75% भी नहीं आ पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन की वजह से हो रहे हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सेक्शन A को देखने के बाद आपको
आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में हो रही है? क्या एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो फट से आंसर दे रहे हो, या फिर द ब्लैंक्स का भी आंसर फट से दे रहे हो आप, या आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे भी दिक्कत दे सकता है? तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। मैं इसके लिए आपको 2 चीज बता रहा हूँ। सबसे पहला, एमसीक्यू क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाए। अगर नहीं भी आता है, मैंने आपको इस वाले अपने वीडियो के अंदर बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई हुई है। आप चाहते हो ना तो एक बार इसको देख लेना, बस एमसीक्यू का सॉल्यूशन हो जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरी सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो रही है। अब फिल इन द ब्लैंक्स कहां से करें, तब मैं सेक्शन बी के बारे में बताऊंगा। पहले फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताया था। ये देखिए, जब भी एनएस बोर्ड की बुक को ओपन करोगे, कोई सा भी चैप्टर आप ओपन कर लीजिए जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। मान लीजिए मैंने ये चैप्टर ओपन कर लिया। ये देखिए, जब भी आप इस लाइन को पूरा पढ़ोगे तो इनमें कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मली लिखा होता है सेम वैसे ही लिखा है। लेकिन इन पूरे पैराग्राफ के बीच में एक ना एक ऐसा वर्ड जरूर आएगा जो ब्लैक कलर के बोल्ड पॉइंट में लिखा हो। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो बाकी पॉइंट से इसको हाईलाइट करके बोल्ड कर दिया जाता है। अब पता क्या होता है, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, ये पूरे लाइन में क्या करेंगे एनएस बोर्ड वाले, इस पॉइंट को गायब कर देंगे और यहाँ से लाइन उठाकर दे देंगे। इसलिए जितने भी ब्लैक बोल्ड वाले पॉइंट है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पूरे बुक में से एक और नजर मार लेना। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से पूरा लाइन जा रहा है, ये ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है। फिर से आप देखोगे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि पूरे बुक में ही सब कुछ पढ़ना ही होगा, लेकिन बीच में जो लिखा है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यहीं से बन कर आ रहे हैं। पिछले बार भी आए हुए हैं। ये देखिए ना आप कैसे ब्लैक बोल्ड शूट कराया हुआ है। ये देखिए यहाँ से भी आया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए आप यहाँ से आया हुआ है। क्लियर है? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको सही से समझ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहीं पे फंस रहे हैं। उनको लगता है कि मैंने क्वेश्चन पेपर को पढ़ तो लिया, अच्छा ये मेरे को आता है, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती मत करना। क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ भी है, और ये आपका हक भी है इसको लेकर, है ना। कई बार सेंटर वाले देते नहीं 50 मिनट्स की, तो इसी 50 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना है। दूसरी चीज आपको ये करना है कि देखना जितने भी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा इसी वर्ड से होगी। ये देखिए, या तो इस वर्ड से, या तो डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो, डिस्कस करो। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने जो क्वेश्चन देखा है इनमें से किसी पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है उनकी, या मोस्टली क्वेश्चन इसी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा। पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सारा खेल इसी का है। ये देखिए, जब इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो व्हाट इज, तो क्वेश्चन की डिमांड ही है आपको उसमें क्या बताना है। जैसे इसमें आपको पहले डिफाइन करना है। अब डिफाइन और एक्सप्लेनेशन दोनों अलग अलग चीज होती है। डिफाइन मतलब उस वर्ड को डिफाइन कर दीजिए जो क्वेश्चन में बोला गया आपसे। पहले आपने डेफिनेशन दे दी, उसके बाद जो आप अपना आंसर देना चाहते हो ये आएगी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको लगता है कि इसमें एग्जाम्पल फिट हो सकता है तो एग्जाम्पल जरूर दीजिए। एनएस बोर्ड के अंदर जो अपने आंसर में एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, टेबल्स, जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं, इन तीनों चीजों का ध्यान रखता है, वो फेल तो छोड़ो यार, वो 80 to 90% मार्क्स इजीली लेकर आ जाता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 10 ईयर से, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मुझे हो गए एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, उनको टॉपर तक बनाते हुए। वो बिल्कुल बैक बेंचर्स थे सीबीएसई अदर बोर्ड्स के अंदर। जब यहाँ पर आए तो उनके ऐसे ऐसे मार्क्स भी आने लगे। कई सारे टीचर से बात होती है जो कॉपी को चेक करते हैं, वो भी सेम यही चीज बताते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग डिफाइन करने से हो रही है तो आपको उसमें डेफिनेशन तो बतानी है। ये मत देना कि उसमें एक्सप्लेनेशन देने लग जाओ, उसमें आपको डेफिनेशन देनी है मेन। इसके बाद की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से की पॉइंट्स में आपको आंसर देना है। एक चीज का ध्यान रखना, शॉर्ट एग्जांपल्स यहाँ भी हल्का सा नहीं देना डिफाइन करने में। अगर डिस्क्राइब करने आपसे कहा जाए, इसको हम वर्णन करना कहते हैं, डिस्क्राइब कीजिए, तो शॉर्ट इंट्रो दो, टॉपिक के बारे में छोटा सा इंट्रो दो। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको बताना स्टार्ट करो। हर क्वेश्चन की अपनी डिमांड होती है। इन पूरे पॉइंट में कहीं पे भी एंड में कंक्लूजन नहीं लिखा, लेकिन अगर डिस्क्राइब करना आपसे कहा जाए तो एंड में कंक्लूजन देना कंपलसरी होता है। और कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि सब कुछ लिख कर आगे, लेकिन एंड में कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ, आखिर इसका आउटकम क्या निकला, यहीं पे आपके मार्क्स काटते हैं। इस चीज का ध्यान रखना बस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिस्कस कीजिए। इंट्रोडक्शन लिखिए, जो आपका व्यू पॉइंट है ये बताइए, थोड़ा समरी देते। जब भी डिस्कस करना लिखा हो ना तो इसमें आपको अपना व्यू पॉइंट भी जरूर देना होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। जो चीजें है जो बुक्स में वो तो बताना ही है, अपने बारे में भी थोड़ा सा एक बार राय दे देना है उसके अंदर। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट पूछा गया तो सिंपल है, टेबल बनाइए। इससे अच्छा कोई फॉर्मेट नहीं होता। टेबल बनाइए, दोनों की हेडिंग लिखिए और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, राइट शॉर्ट नोट। अगर इस तरीके से कहा जाए तो आपको डेफिनेशन देनी है, इंट्रो में ही देनी है, फीचर्स बताने हैं, इंपॉर्टेंस बताने हैं, और एंड में कंक्लूजन जरूर देना है। इसमें राइट शॉर्ट नोट के अंदर ये ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है,
एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये तो बिल्कुल इजी है, आप इसको टेबल फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हो या बुलेट पॉइंट बना सकते हो लिस्ट की कि भाई ये एडवांटेज के पॉइंट से सारे और ये डिसएडवांटेज के पॉइंट से। ये इजी फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर फीचर्स पूछा गया है तो फीचर्स हमेशा पैराग्राफ में नहीं लिखना होता, तो भूल के ही पैराग्राफ में आंसर मत देना। फीचर्स हमेशा पॉइंट्स में ही बताना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर वाई से क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है तो इंट्रो दो, रीजन बताओ, वो भी पॉइंट्स के अंदर, एक ही नहीं अपने पैराग्राफ में पॉइंट्स बता दिए, रीजन बताओ। और इसके बाद अगर हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोडक्शन दो, स्टेप्स बताओ और फिर एक्सप्लेनेशन देने के बाद एंड में कंक्लूजन जरूर बताओ हाउ वाले पॉइंट के अंदर। अगर एग्जाम इन दी स्टेटमेंट लिखा आया है, इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस पे ध्यान देना। क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन दो टॉपिक का, वो टॉपिक है क्या, इसके बाद एक्सप्लेनेशन दो, इसके बाद आपको उस स्टेटमेंट का जो पूरे क्वेश्चन में कहा गया है, आपको सपोर्टिंग में, आर्गुमेंट में आपको अपने 2 वर्ड्स ऐड करने होते हैं। क्या आप इससे एग्री हो या डिसएग्री हो, ये देना जरूरी होता है। इसके बाद आपको काउंटर एग्रीमेंट भी करना होता है। अगर आप उससे एग्री हो तो क्यों हो, डिसएग्री हो तो क्यों। एंड में कंक्लूजन देना होता है। अगर आपने इन 5 चीजों का ध्यान रख लिया, एग्जाम इन दी स्टेटमेंट वाले पॉइंट में एक भी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, ये बस ध्यान रखना। बस एक चीज का और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ये बदल दिया गया, जिसको हम कहते हैं पैटर्न में भी चेंज और नेचर में भी चेंज। पैटर्न का मतलब होता है जो हर साल जो पूछा जा रहा था अब उस तरीके से नहीं पूछा जा रहा, और नेचर का मतलब होता है कि क्वेश्चन को उठाकर ये बुक में से ही दे रहे हैं, डायरेक्ट भी उठा कर दे रहे हैं और कई क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी आ रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, कई बार क्वेश्चन में ही कहते हैं कि एग्जांपल के साथ बताओ, तो हम क्या करते हैं ना, जब आंसर को लिख रहे होते हैं इस वाले वर्ड पे ध्यान नहीं देते, जबकि एग्जांपल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमेशा एग्जांपल हेडिंग डाल के इस तरीके से तब एक्सप्लेन करूं। इसके बाद अगर कहा गया है कि सजेशन दो, चीजों को सजेस्ट करके लिखो, पहले नहीं पूछे जाते थे इस तरीके से, अभी सजेशन करके भी पूछ रहे हैं। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से एग्जांपल्स का आप अपने माइंड को यूज करके आंसर दे सको, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, अब क्या है कि वर्ड जो है उसको चेंज करके क्वेश्चन दिया जा रहा है। डायग्राम बेस्ड, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं थे, अब ये भी आने लग गए। बस इस चीज का ध्यान रख, क्वेश्चन को इस तरीके से पॉइंट में लिख रहे हो तो उसके हेडिंग्स को, उसके अंदर के पॉइंट्स को अंडरलाइन करना गलती से ही मत भूलना। जो चीज पॉइंट नहीं बन पा रहा, क्वेश्चन से उठाओ पॉइंट बना दो, इस क्वेश्चन से उठाओ पॉइंट बना दो, बस इतना कर देना। चार्ट मेथड एनएस बोर्ड के हर टीचर्स कहते हैं, ये तो पिछले साल भी कहा गया, उसके लास्ट ईयर भी कहा गया, लेकिन फॉलो बस 2-4 स्टूडेंट्स कर आ रहे हैं। चार्ट मेथड का मतलब ही होता है कि जो क्वेश्चन आप पैराग्राफ या पॉइंट्स में लिखने जा रहे हो, अगर पॉसिबल है तो इस तरीके से आप एक हेडिंग बनाओ और उसको इस तरीके से पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो। आप इसको फ्लो चार्ट में बना सकते हो, इसको चार्ट मेथड कहा जाता है। टीचर्स को आपकी आंसर शीट को चेक करने में जितना कम टाइम लगेगा उतने ही अच्छे मार्क्स टीचर आपको देगा। बस एक चीज का ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, बड़े बड़े पैराग्राफ यूज करते हैं, वो या तो वो मार्क्स नहीं देंगे या ऐसे मार्क्स देंगे कि आप बस पासिंग मार्क्स पे आके रुक जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये गलती मत करना। और पता, जब भी हम क्लासेस लेते हैं या कोर्सेज में चैप्टर्स को पढ़ा रहे होते हैं, इन सारे बातों को बताते हैं। ये सारे स्टूडेंट जो हमारे बैचेस के हैं, ये टॉपर इसलिए नहीं बने हैं इस बोर्ड के अंदर कि ये हमारे बैच में होने के बाद उन बातों को इन्होंने फॉलो भी किया, जो इनको हमने बताया, टाइम टू टाइम इनको ये चीज बताते गए, क्योंकि सिर्फ चैप्टर पढ़ा देने से काम नहीं होता ना। अब एग्जाम में जो मैं बता रहा हूँ इन चीजों का ध्यान भी रखना होता है। ये सारी अंदर की बातें होती है जो मैं टाइम टू टाइम आपको बता देता हूँ। अभी भी बैच चल रहा है, अगर आप अक्टूबर मंथ में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एग्जाम 999 कोड यूज करना है। जो कोर्स 3400 रुपए का है वो आपको सिर्फ 999 में मिल जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्स के लिए हो रहा है, अगर जो अक्टूबर 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, लक्ष्य 12th के लिए, उड़ान 10th के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका, और ज्वाइन कर लेते हो आप तो मैं मिलूंगा आपको क्लास के अंदर, जहां मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। और दूसरी बात ये, अगर बुक्स आपके पास नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से करोगे। ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, हर साल इस क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप इसमें से कर लेते हो, बुक्स ना भी पढ़ के जाओगे ना, तो भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए, नीचे लिखा है क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, जो आपको चाहिए इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करना, डिटेल जैसे आप फिल कर दोगे, यहाँ पे पेमेंट करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। सेम इस पीडीएफ को आपको रीड कर लेना है एक बार, और इसके बाद आपको एग्जाम देने चले जाना। जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो क्या आपके साथ भी ये दिक्कत आ रही है कि जो पढ़ते जा रहे हो भूलते भी जा रहे हो, या एग्जाम में जाने से पहले आपको डर सा लग रहा है, आपके साथ ये दिक्कत आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी ये वीडियो भी आपको कैसे लगी ये भी बता देना। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद, जय भारत।